मेरा नाम अंकिता है और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अभी 22 साल की हूँ और दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ। हमारे घर में मैं मेरे मम्मी-पापा और मेरा बड़ा भाई हम 4 लोग रहते थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी और जब से मेरी भाभी घर आई तब से हमारे घर में खुशियाँ और बढ़ गई थी। भाभी बहुत प्यारी और समझदार थी। मेरे भाई और भाभी में गहरा प्यार था और ये देखकर मेरा मन खुश हो जाता था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वह जब भी ऑफिस से लौटते हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने का सामान ज़रूर लाते। कभी समोसे, कभी मिठाई तो कभी फल। ये सब देखकर मैं बहुत खुश होती थी। मैं सोचती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मम्मी-पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल रखते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब मम्मी-पापा मेरे लिए रिश्ता तलाशने में जुट गए थे। शादी का नाम सुनते ही मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़के और लड़की के बीच की भावनाएं बहुत अच्छे से समझ में आती थी। कुछ ही दिनों में पापा को एक अच्छा लड़का मिला। उसका नाम संतोष था। पापा ने उसकी पूरी छानबीन की और पता चला कि वह बहुत अच्छा इंसान है। वह अपने माता-पिता के साथ रहता था और एक सरकारी बैंक में नौकरी करता था। वह दिखने में स्मार्ट और व्यवहार में बहुत शांत जिम्मेदार था। पापा ने सोचा कि परिवार इतना अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जल्दी ही शादी तय कर दी। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी, मेरे मन में दुनिया भर के ख्वाब पलने लगे। मैंने एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की तस्वीर अपने मन में बनानी शुरू कर दी। 10 दिनों में मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे सासुर ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। मेरी सास बहुत हँसमुख और स्नेहमयी थी और ससुर जी की सादगी और आत्मविश्वास मुझे बहुत पसंद आए। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। धीरे-धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत बेचैन था क्योंकि सुहागरात का नाम मैंने बहुत सुना था। ये शादी का एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी देर बाद संतोष मेरे कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। वह बोले, अंकिता, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जीवन साथी बनी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और मैं चाहता हूँ कि हम भी उनके जैसा खुशहाल जीवन जी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने कहा, हाँ, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे भी यही उम्मीद है कि हमारा जीवन खुशहाल होगा। उस वक्त उनकी बातों से ज्यादा मुझे अपने जज्बातों का ख्याल था। मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा, अब क्या इन सब बातों में रात गुजारनी है? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वह मुझे अपनी बाहों में भर लिए। मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद संतोष थककर मुझसे दूर हो गए। वह 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे, कितने अरमान सजाए थे, लेकिन मेरे सारे सपने और अरमानों पर पानी फिर गया। संतोष मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। वह जल्दी ही गहरी नींद में चले गए। लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कशमकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह में जल्दी उठकर फ्रेश होने चली गई। जब वापस आई तो देखा कि मेरे ससुर जी आंगन में कसरत कर रहे थे। 50 साल की उम्र में भी वह एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। उनकी चुस्ती और ताकत देखकर मैं हैरान थी। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। चाय बनाकर मैंने ससुर जी को दी। वो बोले, अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, जी वह अंदर कुछ काम कर रही है। मैंने गौर किया कि सास और ससुर के बीच बहुत प्यार था। सास जहाँ भी होती ससुर जी वहां पहुंच जाते और उनके साथ अजीब सी हरकतें करने लगते। सास कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आई है, अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी? ससुर जी हंसकर कहते, क्या सोचेगी? हर पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है। संतोष भी तो करता होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं सोचने लगी कि काश संतोष भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी
तो सासुर के कमरे से अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं अपने जज़्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। हल्की-सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मेरे जज़्बातों पर काबू करना मुश्किल हो गया। मैं किसी तरह वहाँ से अपने जज़्बातों को सँभालते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने संतोष को उकसाने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते-बदलते सो गई। सुबह हुई तो संतोष अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई थी। दरअसल संतोष शहर में रहकर अपनी नौकरी करते थे और महीने के आखिर में ही घर आते थे। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद वह नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं उदास सा चेहरा लिए अपने कमरे में चली गई। रात वाला मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैं सोचने लगी कि सास कितनी खुशकिस्मत है जो ससुर जी उनसे इतना प्यार करते हैं। मेरा पति तो मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों, अब मेरे दिन ऐसे ही कट रहे थे। सास जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से यही निकलता, हाय ये राजेश कब मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेतों में काम करता है, फिर भी रात को नहीं थकता। वो हमेशा अपनी कमर पकड़कर कहती, यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। सास की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह जाती थी कि आखिर ससुर जी ऐसा क्या करते हैं जो सास ऐसी बातें करती रहती है। अगली रात फिर से उनके कमरे से वही आवाजें आने लगी। मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और फिर से खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांकने लगी। वही मंजर मेरी आंखों के सामने था, जिसे देखकर मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे खींचे और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं सोचने लगी कि अगर ये बात ससुर जी को पता चल गई, तो शायद उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैंने कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया। एक दिन सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो अपना सिर पकड़कर कह रही थी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन राजेश को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को सास ने मुझसे कहा, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं राजेश के कमरे में नहीं जाऊंगी। उसे इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध दे आना। ये सुनते ही रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। सास दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर ससुर जी के कमरे में जाने लगी। उनके कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैंने अपना दुपट्टा सिर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि सास भी हमेशा ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल उनकी तरह दिखने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे में गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैंने दूध का गिलास रखा और जैसे ही वापस जाने लगी, ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर ना आए कि मैं हूँ। फिर वह मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसी सास के साथ करते थे। मैं अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वह सब होने लगा। जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे अब समझ आ गया था कि सास की हालत ऐसी क्यों रहती थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब गहरी नींद में चली गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाली खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब बाहर आई तो देखा कि सास को अभी भी तेज बुखार था। मैं उनके माथे पर गीला कपड़ा रखकर पोंछने लगी। तभी ससुर जी वहां आ गए। वो पूछने लगे, बहू अब सुनीता की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, हाँ अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि ससुर जी मुझे गौर से देख रहे थे। इससे पहले वह कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो उन्हें पता नहीं चल गई कि सास की जगह मैं थी। ये सोचकर मैं एकदम घबरा गई। मुझे लगा कि अगर ये बात ससुर जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रात हुई तो सास ने फिर कहा, बहू जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं राजेश के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम उसे दूध दे आना, नहीं तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह खुश हो गई।
मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वो मज़ा लिया जाए। देर रात जब सास सो गई, मैं दूध लेकर ससुर जी के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखा और पीछे मुड़ी, ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, "क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो?" उनके मुँह से ऐसी बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन ससुर जी ने कहा, "मुझे पता है कि कल रात भी सुनीता की जगह तुम थी।" मैंने घबराते हुए कहा, "ससुर जी, अगर आपको मालूम था तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं?" वो बोले, "बहू, मुझे पता है कि तुम संतोष से खुश नहीं हो। तुम भले ही ये बात मुझसे ना बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम माँ कैसे बनोगी?" उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं बेफ़िक्र हो गई थी, लेकिन मन में थोड़ा डर भी था कि कहीं यह बात संतोष और सास को पता चली तो मेरा क्या हाल होगा। उस वक़्त मैंने उन सब बातों को अलग रख दिया और ससुर जी के साथ अपनी खुशियाँ बाँटने लगी। उस रात भी जब वह सो गए, मैं अपने कमरे में चली गई। अब तो ये रोज़ का सिलसिला बन गया। मैं भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। ससुर जी भी जैसे हर रात मेरा इंतज़ार करने लगे थे। इसी तरह कई दिन गुज़र गए। फिर एक दिन अचानक मेरे पति संतोष घर आ गए। उस दिन मैं बहुत खुश थी। रात को सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। मैं और संतोष भी अपने कमरे में गए। उस रात मुझे महसूस हुआ कि संतोष अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वह गहरी नींद में सो गए। उन्हें इस तरह सोया देख मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैं सोचने लगी कि ससुर जी के पास चली जाऊं, लेकिन संतोष की मौजूदगी की वजह से मैंने किसी तरह अपने आप को समझाया और सो गई। सुबह हुई तो संतोष बोले, "मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। अब 3 दिन बाद वापस आऊंगा।" यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और फिर से रात के उस मंजर के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत मुश्किल से रात हुई। जब सास सो गई, मैं ससुर जी के कमरे में चली गई। उस रात मैंने देखा कि ससुर जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और बहुत खुश थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी, अचानक संतोष घर आ गए। ये देखकर मैं एकदम घबरा गई। मैंने उनसे पूछा, "यो क्या बात है जनाब, इतनी जल्दी वापस आ गए?" संतोष बोले, "अंकिता, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता।" उनके मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं सख्त में आ गई। मैं सोचने लगी कि आखिर वह आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर संतोष बोले, "पता है अंकिता, तुम जैसी पत्नी बहुत कम लोगों को मिलती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती तो वह दूसरे मर्द की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।" संतोष की ऐसी बातें सुनकर मैं मन ही मन में अपने आप को कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैं उनके पीठ पीछे क्या कर रही थी। इतने अच्छे पति को मैंने धोखा दिया। उस वक़्त मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। संतोष बोले, "पता है, अंकिता मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में रहकर करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं शादी भी नहीं करना चाहता था। लेकिन मम्मी-पापा की ज़िद के आगे मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिली थी। आज मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह जब ससुर जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। मुझे उस वक़्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद मैंने ससुर जी के कमरे में जाना बंद कर दिया और अपने पति के साथ बहुत खुश रहने लगी। ससुर जी समझ चुके थे कि मैं अब पछतावे की आग में जल रही हूँ। कहीं न कहीं उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद ससुर जी ने भी मेरी ओर गलत निगाहें डालना बंद कर दिया। वो भी एक अच्छे इंसान की तरह रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती तो वह गलत रास्ते पर निकल पड़ता है।
लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले इस बात का तसल्ली कर लें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो आपको गलत रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ़ कुछ पल की संतुष्टि मिलेगी लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।